हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 1992 से 2020 तक के बीपीएससी में पूछे गए सभी भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो क्यों किया गया? तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, में ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो इसका उत्तर है ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ। फिर से, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए थे। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात 400 से अधिक आर्टिकल्स अर्थात अनुच्छेद। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर ले। अब आइए चलते हैं इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं। वर्तमान में गणना के अनुसार 98 है। वहीं राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, जबकि वर्तमान में गणना के अनुसार 59 है और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। वर्तमान में गणना के अनुसार 52 है। अब अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार करें। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर है धर्मनिरपेक्ष और लास्ट में प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में
पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात 42वां संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अब अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात साधारण बहुमत। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अर्थात संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अब अगला प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात भारतीय नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार दिए गए हैं, जबकि विदेशी नागरिकों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह गैर नागरिकों अर्थात विदेशी को प्राप्त नहीं है। अब अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका उत्तर है 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो यह स्टार मार्क्स है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है।
इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? इसे आपको कूट में देखकर बतलाना है। तो इसका सही कूट है बी अर्थात 1 और 2 में, अर्थात समान कार्य के लिए समान वेतन और दूसरा समान नागरिक संहिता। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है। इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसे ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। अब अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अब अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 में वर्णित है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 53(1) में वर्णित है। अब अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किसी कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है डी 13वां। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 13वां था। अब अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम
तभी बन जाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। अब अगला प्रश्न है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो इसका उत्तर है डी 13वां। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक 12वां है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 13वां है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 88 में वर्णित है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76(4) अर्थात 76 घ में वर्णित है। अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। अब अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के लिए किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन भाग ले सकता? तो इसका उत्तर है महान्यायवादी। अब अगला प्रश्न है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार खाली स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। कितनी अवधि के लिए? तो इसका उत्तर है बी अर्थात 2 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं, तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80(1) ख में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। अब अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो इसका उत्तर है डी समाप्त होने का विषय नहीं है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब अगला प्रश्न है, किस
सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो इसका उत्तर है ए, राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर है बी, उपराष्ट्रपति। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, जो बिल्कुल गलत है। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। अब अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात केवल लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, लेखा अनुदान बना है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या फिर किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 क के तहत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? तो इसका उत्तर है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उल्लेख लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार मानकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा से है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है।
सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका उत्तर है राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? तो इसका उत्तर है ए अर्थात राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। 217(1) का साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय अर्थात मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। तो इसका उत्तर है सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया था। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। अब अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 352 के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई किस संशोधन से? तो इसका उत्तर है सी 61वें संशोधन से, जो कि 1989 में हुआ था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु से को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। अब अगला प्रश्न है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सी 61वें संशोधन द्वारा। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है कितनी? तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात 18। 92 संविधान संशोधन से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। अब अगला प्रश्न है, CDS एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका उत्तर है ए बलवंत राय मेहता समिति ने। वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम अर्थात
CDP और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना अर्थात NES के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती है, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए। अब अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका उत्तर है सी, बलवंत राय मेहता ने। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। अब अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी? तो इसका उत्तर है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। अब अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है? तो इसका उत्तर है प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या फिर प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएगी। कौन कौन सी समिति? तो शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और प्रशासनिक समिति। अब अगला प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात प्रशासनिक प्राधिकारी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 1206।
14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष प्रश्न हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए पार्ट के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।